हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 9 आप एग्जाम्पलर बुक अपनी देखिए, अगर आपने खरीदी हो आपके पास हो, नहीं तो आप ऑनलाइन जाके देखिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि फिजिक्स का पोर्शन है। ओके, तो अब हम नया प्लेलिस्ट अपने चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मोशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आ चुका है और भी बहुत सारे चैप्टर्स, मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आपका केमिस्ट्री का मैटर एंड सराउंडिंग, ये सब आ चुका है। तो कमेंट जो नीचे एक पिन किया हुआ है, ठीक है, उस पिन कमेंट में जाके देखिए, आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है तो आप चैप्टर भी पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसका भी सॉल्यूशन देख सकते हो। और जो पुराने बच्चे हैं उनको हमने बोला था कि आज से हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो स्टार्ट करते हैं, बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बच्चों देखिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पहले तो पढ़ा होना चाहिए। पढ़ा होने का ये मतलब है ऐसा नहीं आपने यूट्यूब से 1-2 घंटे में इधर देखा निपटा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की करीब 20 से 25 क्लासेस मैंने ली हुई हैं। उसका कमेंट में नीचे जो कमेंट है उसमें पिन किया मैंने लिंक, जाके देखिए। पहले चैप्टर पढ़िए अगर नहीं आता है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए। अगर आपको चैप्टर आता है, आपने कहीं से पढ़ा है अपने स्कूल, कोचिंग या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आप एग्जाम्पलर ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। प्लीज फोकस करिएगा। हम लोग एग्जाम में क्या क्या पढ़ते हैं गलती से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पढ़ लेते हैं, नॉट को भूल जाते हैं, ठीक है। तो नॉट आप ध्यान से चेक करिए, नॉट लगा हुआ है। तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, किसके लिए, किसके लिए? फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सलेटेड मोशन। सुनो, एक स्ट्रेट पाथ में, ये देखिए एक स्ट्रेट पाथ में एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सलेटेड मोशन, मतलब जिसमें एक्सलेटेड मोशन है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ठीक है, और उसमें वो एक्सलेटेड मोशन है, मतलब ऑब्जेक्ट में जो मोशन है वो एक्सलेटेड मोशन है। एक्सलेटेड मोशन का ये मतलब है कि उसमें एक्सलेशन है, उसमें एक्सलेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सलेटेड मोशन उन्होंने हमको बोला है, यानी कि उसमें एक्सलेशन है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए मोशन के कॉन्सेप्ट भी हमको क्लियर होने चाहिए। तो अब कोई बॉडी अगर एक्सलेटेड मोशन में है, मतलब उस पर एक्सलेशन काम कर रहा है, उस पर एक्सलेशन लग रहा है, वो एक्सलेटेड है ऑलरेडी, इन्होंने बोल दिया है, और वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा? आइए जरा एक एक करके चेक करते हैं। देखिए, कह रहा है कि इट्स स्पीड कीप चेंजिंग। अब एक बार बताऊँ, याद करिए बच्चों जरा। देखिए, आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई थी, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूँ, आपने एक्सलेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई थी, याद करिए। हाँ, एक्सलेशन की डेफिनेशन मोशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी क्या, कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अगर कभी भी वेलोसिटी में स्टूडेंट्स चेंज होगा, अगर कभी भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो पक्का, मतलब समय तो गुजर ही रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही पढ़ा था ना, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो कभी भी अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सलेशन वहाँ पर होगा। और एक बार बताऊँ, याद करिए, वेलोसिटी में 2 तरीके से चेंज हो सकता था। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, याद है। तो वेलोसिटी में 2 तरीके से चेंज हो सकता था, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। और याद करिए बच्चों क्या, कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती थी, याद करिए, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती थी तो जो वेलोसिटी होती थी उसी को हम स्पीड बोल देते थे। क्योंकि अब हम डायरेक्शन की बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो तो स्ट्रेट लाइन में ही चली जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन तो हमें पता ही है। तो जो स्पीड का मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड मान लीजिए इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट, तो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब मॉड ऑफ वेलोसिटी, मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, सपोज हमने ए से बी बोला, चलो जा रही है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन तो ए से बी है, लेकिन अगर हमने बोला कि भाई स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी भी क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड। अब सुनो बहुत ध्यान से, एक बात बताओ, मोशन कैसा है, एक्सलेटेड है, उन्होंने बोल दिया, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, उन्होंने कहा एक्सलेटेड मोशन है। सुनो, अगर एक्सलेटेड मोशन है तो वेलोसिटी पक्का चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी पक्का चेंज, भैया जब वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी, तभी तो एक्सलेशन पैदा होता है, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी में पक्का चेंज आ रहा है। अब सुनो, वेलोसिटी में बच्चों 2 तरीके से चेंज आ सकता था, याद करिए, या तो वेलोसिटी में क्या चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, और या तो क्या चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दोनों ही कंडीशन में हम बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब सुनो, बॉडी तो स्ट्रेट पाथ में चली जा रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने क्वेश्चन में बोला, तो भाई उसकी डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रही है, यानी कि ये वाला तो गया, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। अब अगर
मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो जाए तो हम बोल देंगे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सलेटेड है, या अगर एक्सलेटेड है तो पक्का वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक्सलेटेड है उन्होंने बोला, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज में डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि स्ट्रेट जा रहा है, तो पक्का उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा, चेंज। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड होता है, यानी कि स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये हमें पता चल गया। अब इन्होंने जो पहला ऑप्शन हमसे पूछा है कि भाई इट स्पीड कीप्स चेंजिंग, यस, ये तो बिल्कुल सही बात करी इन्होंने। तो इसको हम नहीं चूज करेंगे क्योंकि उसने हमको ये बोला है कि वो चूज करो जो करेक्ट नहीं। ये तो करेक्ट बात है यार, स्पीड तो चेंज होगी अगर मोशन एक्सलेटेड है, ठीक है। वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, यस ऑब्वियसली। अगर एक्सलेशन है तो भैया वेलोसिटी हर पल चेंज होती रहेगी, हमेशा चेंज होती रहेगी। ये भी बिल्कुल सही बात करी है उसने, यस हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस पे भी टिक नहीं लगाऊंगा क्योंकि नॉट करेक्ट मेरे को चेक करना है। कह रहा है ऑप्शन सी में इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। सुनो 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 सुनो, कह रहा है कि इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। देखिए अगर कोई एक्सलेटेड मोशन है, ठीक है, तो वो क्या हमेशा, जैसे कि अर्थ है आपकी, तो क्या वो अर्थ से हमेशा दूर जा रहा होगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो अर्थ से हमेशा दूर जा रहा हो, ठीक है। अच्छा इसको रुको अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, पहले ऑप्शन डी को देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेंगे। रुक जाओ, वेट करो, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। रुको, देखिए डी जो ऑप्शन है, कह रहा है फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, यस, फोर्स ही तो एक्सलेशन पैदा करता है। या कहीं पे अगर बॉडी एक्सलेट हो रही है तो पक्का उस पर फोर्स लगा होता है। कैसे, चेक करिए, फॉर्मूला हमने फोर्स का क्या पढ़ा बच्चों, मास इनटू एक्सलेशन। अब देखो ऑब्जेक्ट है, मास उसमें होगा, अरे कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट है, मास तो उसमें होगा। तो ध्यान से चेक करिए, मास तो जीरो हो नहीं सकता, मास तो जीरो हो। भाई एक बार बताओ, फोर्स जीरो होने के लिए क्या जीरो हो जाए, या तो m की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब मास जीरो हो जाए, और या तो क्या जीरो हो जाए, एक्सलेशन जीरो हो जाए, करेक्ट। लेकिन 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 ध्यान से चेक करिए, मास कांट बी इक्वल टू जीरो। ये तो हम लोग को पता है, कुछ तो होगा, 4 किलो 5 किलो है ना, 5 kg 6 kg 60 kg कुछ तो होगा, तो मास तो जीरो हो नहीं सकता। और सुनो, ए जीरो है नहीं ऐसा क्वेश्चन में दिया है क्योंकि मोशन कैसा है, एक्सलेटेड है। तो सुनो, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरा एक्सलेशन भी जीरो नहीं हो सकता है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिया है मास और एक्सलेशन का, जब ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, अगर दो नंबर हैं आपके पास और दोनों में से कोई भी नंबर जीरो नहीं है तो उनका प्रोडक्ट भी तो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब फोर्स कांट बी इक्वल टू जीरो, मतलब फोर्स जीरो नहीं है, तो है, यानी कि फोर्स ऑलवेज है। कर लीजिए, अब फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग, यस, ये करेक्ट भी लग रहा है मुझे ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन सी है, कह रहा है कि इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर बॉडी क्या है, स्ट्रेट पाथ में चल रही है और वो एक्सलेटेड है, तो क्या वो अर्थ से हमेशा अवे जा रही होगी? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि देखो बात समझो जरा, ये अवे जा रही है, ठीक। अगर अवे जा रही है, कोई बच्चा बोलेगा सर जब अवे जाती है वो तो डिसलेट हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। ये देखो ना, ये गई, ये डिसलेट हो रही है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर सोचो जब रॉकेट भेजे जाते हैं, याद है आपको, वो अर्थ की एक एस्केप वेलोसिटी होती है, आई थिंक 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड क्या होती है, जो भी, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, उसको छोड़ो। लेकिन आप ये सोचो कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसको डिसलेट करने की कोशिश करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखो तभी तो ये स्ट्रेट पाथ पर जा रही थी, मतलब अभी तो ज़्यादा चल गई, जैसे ये जा रही थी और ये ग्रेविटी इसको पुल करती है अपनी तरफ, तो धीरे धीरे ये डिसलेट होती, धीरे धीरे ये, देखो स्ट्रेट पाथ तो जा रही है लेकिन डिसलेट हो रही। लेकिन सोचो अगर मैं, जैसे रॉकेट भेजा जाता है ना, तो आप उसमें फ्यूल वूल सब लगाते हो, बढ़िया हाइड्रोजन फ्यूल उसमें भरा रहता है, सब उसकी मशीनरी काम करती है, और हाइड्रोजन फ्यूल से जो उसका एग्जॉस्ट निकलता है पीछे, वो उसको फोर्स लगाता है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ऊपर जाता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो उस टाइम ये ऊपर जा रहा होता है, तो ध्यान से चेक करिए, अब इस पर ग्रेविटी नहीं काम कर पाती क्योंकि इसकी मशीन का अपना एक फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर देता है, ठीक है। तो ये एक्सलेटेड मोशन में होगी, अब ये डिसलेटेड नहीं होगी, क्योंकि जो डिसलेशन होता है वो तो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शायद हमने एक ऐसी मशीन बना दी रॉकेट में जो 9.8 से ज़्यादा एक्सलेशन पैदा कर दे, तो उसको अपोज करके अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाएगा। तो आप ध्यान से चेक करिए कि जब कोई बॉडी अर्थ से अवे जा रही होती है, तब भी तो वो क्या होती है, एक्सलेटेड मोशन होती है ना, ठीक होती है, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। क्या हमेशा ऐसा होगा कि वो अर्थ से अवे ही जा रही हो? नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है। अब इसको देख लो, ये देखना, अभी स्ट्रेट पाथ में चलेगा और अर्थ की तरफ आएगा, ये तो टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा है, ठीक है, ये भी तो एक्सलेटेड है। तो ये बात तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कौन सा शब्द लगा के बात खराब कर दी, ऑलवेज लगा के बात खराब कर दी, ठीक है भाई।
अगर इन्होंने लिखा होता इट गोज अवे फ्रॉम दैट तो हमें मान लेता कि हाँ भाई चलो रॉकेट वाला केस है और बॉडी स्ट्रेट पाथ में जाएगा रॉकेट और एक्सलेटेड हो रहा होगा, मैं मान गया। लेकिन ऑलवेज बोल दिया इन्होंने, मतलब कि क्या हमेशा ऐसा होता होगा कि अवे जाती हुई अर्थ से वो एक्सलेटेड होगी? तो जवाब है नहीं, टुवर्ड्स द अर्थ आते हुए भी एक्सलेटेड हो सकती है। और एक और चीज़ दिखा सकता हूँ कि अवे जाती हुई कभी कभी एक्सलेटेड नहीं होती है, कभी कभी वो डीसेलेरेटेड होती है। इसको चेक करो, ये तो मतलब है ना, इसकी स्पीड तो टॉप पे जाते जाते जीरो हो जा रही है, स्पीड का मतलब वेलोसिटी इसकी टॉप पे जाते जाते जीरो हो जा रही है, तो वेलोसिटी तो इसकी, तो ये तो डीसेलेरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी मुझको सही लगता है, तो इस पर मैंने टिक लगा दिया। तो ये करेक्ट नहीं बोल रहे हैं, ओके, ये करेक्ट नहीं है।